बीते दिनों संसद ने किसानों के लिए 3 कृषि कानून पारित किए, जिसमें एमएसपी प्रणाली को बनाए रखते हुए किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजारों की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया। हालांकि कई राज्य सरकारों और किसान संगठनों द्वारा इन कानूनों का कड़ा विरोध देखने को मिला। जहां पंजाब राज्य ने केंद्र के इन कानूनों के प्रभाव को कम करने या शून्य करने के लिए इनसे जुड़े संशोधित कानून पारित कर दिए, वहीं केरल राज्य ने केंद्रीय कानूनों से इतर सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा कर दी। गौरतलब है कि इन हालिया घटनाक्रमों ने जहां एक और वर्तमान एमएसपी प्रणाली की सीमाओं को उजागर कर दिया, वहीं केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध को एक ठोस आधार प्रदान किया। विरोधियों का मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों से जहां वर्तमान एपीएमसी यानी मंडी सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, वहीं किसानों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने वाली एमएसपी प्रणाली भी धीरे धीरे समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे में सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए इन कानूनों में ऐसे कौन से प्रावधान शामिल हैं, जिसके चलते कई विश्लेषक इसे किसानों के लिए लाभकारी नहीं मान रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या इन कानूनों से एमएसपी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, और यह भी कि क्या वर्तमान एमएसपी सिस्टम इतना कारगर है कि इससे सभी किसानों को लाभ मिल सके, या फिर इसमें और सुधार किए जाने की दरकार है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमएसपी व्यवस्था क्या है और इसे कब और क्यों लागू किया गया। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह व्यवस्था है जो किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक के तौर पर एक न्यूनतम राशि दिया जाना सुनिश्चित करती है। इस व्यवस्था के तहत सरकार किसी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य तय करती है, जिसका भुगतान सरकारी एजेंसियों द्वारा किसी विशेष फसल की खरीद करते समय किया जाता है। गौरतलब है कि एमएसपी व्यवस्था की शुरुआत 1960 के दशक के मध्य में की गई थी। हरित क्रांति की तकनीकों का लाभ सुनिश्चित करने और देश में खाद्यान्न की बढ़ती मांग को घरेलू स्तर पर पूरा करने के लिए सरकार गेहूं और धान जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाना चाहती थी, लेकिन किसान बिना किसी निश्चित लाभ की गारंटी के ऐसी अधिक लागत वाली फसलों को उपजाना नहीं चाहते थे। किसानों की चिंता इस बात को लेकर थी कि अगर किसी फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया तो उन्हें उस फसल के अच्छे दाम नहीं मिल पाएंगे और संभवतः उनकी लागत भी नहीं निकल सकेगी। किसानों की इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगस्त 1964 में एल के झा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया, जिसका काम अनाजों की कीमतें तय करना था। समिति की सिफारिशें लागू होने के बाद 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए 54 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी का ऐलान किया गया। इस व्यवस्था की शुरुआत में केवल गेहूं के लिए एमएसपी तय किया गया था, जिसके चलते किसान बाकी फसलों को छोड़कर सिर्फ गेहूं की फसल उगाने पर ज्यादा जोर देने लगे। लिहाजा अन्य अनाजों का उत्पादन कम हो गया। इस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने धान, तिलहन और दलहन जैसी फसलों पर भी एमएसपी देना शुरू कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि 1970-71 में गेहूं और धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 76 रुपए और 54 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे वर्ष 2020-21 तक आते आते क्रमशः 1975 रुपए और 1868 रुपए तक बढ़ाया जा चुका है। वर्तमान में केंद्र सरकार 23 कृषि जिन्सों के लिए एमएसपी तय करती है, जिसमें 7 अनाज यानी धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, 5 दालें यानी चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर, 7 तिलहन यानी रैपसीड सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, सेसामम, सेफ फ्लावर और नाइजर सीड शामिल हैं। इसके अलावा कपास, गन्ना, कोपरा और कच्चे जूट जैसी 4 वाणिज्यिक फसलों के लिए भी एमएसपी तय किया जाता है। लेकिन यहाँ किसानों और विश्लेषकों की चिंता एमएसपी की कीमतों से ज्यादा सभी प्रकार की फसलों के लिए उसके प्रभावी कार्यान्वयन और इस व्यवस्था को बनाए रखने से जुड़ी हुई है। ऐसे में समझना जरूरी है कि एमएसपी के कार्यान्वयन को लेकर किस प्रकार की नीतिगत और कार्यात्मक समस्याएं हैं। एमएसपी के कार्यान्वयन को लेकर एक बड़ी समस्या तो यही है कि सरकार द्वारा जिन 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है, उसमें से गेहूं और धान को छोड़कर बाकी फसलों की खरीद बहुत कम या नाम मात्र ही की जाती है। इसके अलावा अगर गेहूं और धान की ही बात करें तो ऐसा नहीं है कि सरकार किसी वर्ष में तय किए गए एमएसपी पर गेहूं या धान की पूरी पैदावार की खरीद कर पाती है। वर्ष 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष चावल की कुल पैदावार
118.43 मिलियन टन हुई थी, जिसमें सरकार 51.23 मिलियन टन यानी लगभग 43.26% की ही खरीद कर सकी थी। इसी तरह गेहूं के लिए कुल उत्पादन 107.59 मिलियन टन रहा, जिसमें से केवल 38.99 मिलियन टन एमएसपी पर खरीदा गया। इसी तरह चना के उत्पादन की 18.47%, सरसों के उत्पादन की 8.78% और मूंग के उत्पादन की 5.69% खरीद एमएसपी पर की जा सकी। इस तरह की खरीद का एक बड़ा कारण यह है कि सरकार गेहूं और चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से गरीबों को बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। ऐसे में सरकार को इन फसलों की तुलना में बाकी फसलों की बहुत अधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं होती। गैरतलब है कि एमएसपी तय करने के बाद सरकार प्रत्यक्ष रूप से फसलों की खरीद नहीं करती, बल्कि स्थानीय सरकारी एजेंसियों के जरिए अनाज खरीदकर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी नेफेड के पास उसका भंडारण रखती है। फिर इन्हीं स्टोर्स के जरिए पीडीएस के माध्यम से गरीबों तक सस्ते दामों में अनाज पहुंचाया जाता है। एमएसपी से जुड़ी एक और समस्या इसका कानूनी रूप में बाध्यकार न होना है। एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, लेकिन CACP संसद के किसी अधिनियम के द्वारा स्थापित कोई वैधानिक निकाय नहीं है। यह भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। CACP की अनुशंसाएं सरकार के लिए सलाहकारी होती हैं, यानी सरकार चाहे तो उन्हें माने और चाहे तो खारिज कर दे। इसके अलावा यह निजी व्यापारियों, संगठित खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसर्स या निर्यातकों को एमएसपी पर भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी एमएसपी केवल एक सरकारी नीति है जो प्रशासनिक निर्णय के रूप में लागू की जाती है। ऐसे में कई कृषक संगठनों का मानना है कि सरकार को एमएसपी की नीति को कोई ठोस कानूनी आधार प्रदान करना चाहिए और इसमें शामिल की गई सभी फसलों की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जानी चाहिए। गैरतलब है कि गन्ना एकमात्र ऐसी फसल है जिसकी खरीद के लिए कुछ वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। दरअसल इसकी कीमतें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किए गए गन्ना आदेश 1966 के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इस आदेश के तहत गन्ने के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP का निर्धारण किया जाता है, जिसका भुगतान करने की जिम्मेदारी गन्ना खरीद के 14 दिनों के भीतर चीनी मिलों की होती है। लेकिन इस व्यवस्था में भी अभी कुछ और सुधार किए जाने बाकी हैं। ऐसे में सवाल है कि एमएसपी व्यवस्था में सुधार के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए और संसद एवं राज्य सरकारों द्वारा पारित किए गए। ऐसे में सवाल है कि एमएसपी व्यवस्था में सुधार के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं। नए कृषि कानून एमएसपी को लेकर क्या कहते हैं। एमएसपी में सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही है। कई किसान संगठनों का मानना है कि यदि किसानों के लिए एमएसपी की नीति सभी फसलों पर प्रासंगिक रूप से लागू की जाती है तो इससे किसानों द्वारा फसलों के उत्पादन और विविधीकरण को बढ़ावा मिल सकेगा। इस दिशा में CACP ने भी 2018-19 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए अपनी मूल्य नीति रिपोर्ट में किसानों के लिए द राइट टू सेल एट MSP यानी MSP पर बेचने का अधिकार के बारे में कानून बनाने का सुझाव दिया था। यह महसूस किया गया था कि किसानों के बीच उनकी उपज की खरीद के लिए विश्वास पैदा करना जरूरी है। लेकिन संसद द्वारा पारित किए गए नए कृषि विधेयकों में एमएसपी की वैधानिकता के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि नए कानून का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को APMC यानी मंडी परिसर के बाहर कृषि उपज बेचने और खरीदने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसके विपरीत विपक्षी दलों का मानना है कि ये कानून APMC के साथ साथ सीधे तौर पर MSP व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। उनका तर्क है कि अगर बाहरी ट्रेंडों के चलते APMC अस्थिर हो जाते हैं तो सरकारी एजेंसियां MSP आधारित खरीद कैसे करेंगी, जो अभी मंडियों के जरिए की जाती है। इसके अलावा केंद्रीय कानूनों में निजी क्षेत्र या कंपनियों द्वारा किसानों से उनकी उपज के लिए किए जाने वाले अनुबंध में भी MSP के मुताबिक खरीद जैसी कोई बात नहीं कही गई है, जो अन्यथा किसानों के हित में होती। किसानों की बढ़ती मांगों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं,
जैसे पंजाब विधानसभा ने केंद्रीय कानूनों के लिए संशोधन विधेयक पारित किया है। इन कानूनों में आवश्यक वस्तु विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक 2020 पर किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता और किसानों का उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। राज्य के इन कानूनों में किसानों और निजी फर्मों के बीच होने वाले अनुबंध समझौते में एमएसपी का प्रावधान शामिल किया गया है। साथ ही कुछ और प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन इन कानूनों की भी अपनी सीमाएं हैं, जिनमें नियम बनाने के साथ साथ कुछ और सुधार किए जाने अपेक्षित हैं। इसी तरह केरल राज्य ने 16 प्रकार की सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। यहाँ एमएसपी का निर्धारण सब्जी की उत्पादन लागत से 20% अधिक पर किया जाएगा। इसके अलावा एमएसपी मूल्य को नियमित आधार पर संशोधित करने का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कृषि सुधार की दिशा में उठाए जाने वाले ये कदम अपने आप में पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। कृषि सुधारों का मुद्दा देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों पहलुओं से बेहद करीब से जुड़ता है। ऐसे में भारत का किसान एमएसपी प्रणाली के माध्यम से एक न्यूनतम आय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। एमएसपी प्रणाली की सीमा यह है कि इसका सबसे ज्यादा लाभ गेहूं और धान की फसलों से जुड़ा हुआ है, जिसकी एक बड़ी वजह इसका पीडीएस प्रणाली से जुड़ाव है। एमएसपी की यह सीमा किसानों को अन्य फसलों और बागवानी जैसे उत्पादों को उपजाने से हतोत्साहित करती है, जिसका प्रभाव दूसरी फसलों के उत्पादन, बाजार मूल्यों, आयात निर्यात, सरकारी खजाने और अंत में बढ़ी हुई कीमतों के रूप में लोगों की जेबों पर पड़ता है। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा बाजार की भूमिका बढ़ाकर किसानों की आय में सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयास बिना किसी सरकारी गारंटी के अधूरे साबित हो सकते हैं। ऐसे में सरकार को एमएसपी प्रणाली को बनाए रखते हुए उसमें समय की मांग के मुताबिक सुधार करने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने इस वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है और एमएसपी को बरकरार रखने की बात भी कही है, लेकिन जब तक एमएसपी के लिए कोई कानूनी ढांचा तैयार नहीं किया जाता, तब तक ये सुधार अधूरे ही कहे जाएंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक एमएसपी प्रणाली भी अपने आप में किसानों की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि इस सिस्टम का लाभ बहुत कम किसानों को ही मिल पाता है। साथ ही इससे राजकोष पर एक बड़ा बोझ भी पड़ता है। इसके अलावा मूल्य निर्धारण प्रणाली में किसानों की आय बढ़ाने की अपनी सीमा है। ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने का अधिक स्थायी समाधान उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाने और कृषि से बाहर के लोगों को उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों में स्थानांतरित करके मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कृषि कानूनों को लेकर नीतिगत मतभेद देश के संघात्मक ढांचे को कमजोर करते हैं, क्योंकि कृषि संविधान के तहत राज्य का विषय है, जिसे सूची में प्रविष्टि 14 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह कृषि और किसानों की आय से जुड़े सुधारों को लेकर राज्यों के साथ परामर्श के बाद ही कोई नीतिगत फैसला करे। इसी तरह सरकार को कृषि मूल्य नीति के लिए उपयुक्त तालमेल की जरूरत है, जिससे आंशिक रूप से कृषि मूल्य का निर्धारण राज्य समर्थित और आंशिक रूप से बाजार संचालित हो सके। इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना की तर्ज पर एक कमी भुगतान योजना हो सकती है। इस योजना में सरकार बाजार मूल्य के एमएसपी से नीचे आने पर किसान से फसल की खरीद के बजाय किसानों को नकद हस्तांतरण के साथ मुआवजा देती है। इसी तरह किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध के सहकारी मॉडल को अपनाया जा सकता है। गैरतलब है कि दूध के मूल्य निर्धारण में एमएसपी शामिल नहीं है, फिर भी इससे मिलने वाला लाभ बाकी फसलों की तुलना में अधिक है। ऐसे में दूध के सहकारी मॉडल की तर्ज पर हम फसलों के लिए बाजार और आपूर्ति लाइसेंस की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं और ये आपूर्ति लाइनें किसान उत्पादक संगठनों या एग्रीगेट्स के माध्यम से उन राज्यों में बनाई जा सकती है जहां इनको निवेश का सही माहौल मिल सके। इस तरह हमें किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे एक तरफ जहां किसानों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर उन्हें उपयुक्त निवेश का माहौल मिल सकेगा। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल।